जय हिंद मेरे सैनियों, और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो जैसा कि हम लोग क्लास 10 का जो हिस्ट्री का सेशन था वो ले रहे थे, और वो चैप्टर क्या था, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तो उस चैप्टर पे जो पिछला जो हमारा क्लासेस था, इस पे हम लोगों ने पूरे वैश्वीकरण प्रक्रिया में ये जो तकनीक है यानी कि टेक्नोलॉजी है उसके प्रभाव के बारे में हम लोगों ने बात किया था। और आपके बुक में क्वेश्चन भी आता है कि खाद्य उपलब्धता पर तकनीक के प्रभाव का वर्णन करें, और इसका इतिहास से 2 उदाहरण दे। इस तरह का एक क्वेश्चन आता है। जो क्वेश्चन जो है वो कल के टॉपिक पे डिस्कशन हो चुका था। तो आज के जो टॉपिक है इस पे हम लोग बात करेंगे कि 19वीं सदी के आखिर में औपनिवेशवाद, ये टॉपिक है आपके बुक में, इस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। तो थोड़ा मैं बता दूं आपको कि जब औपनिवेशवाद आया उससे पहले क्या हुआ कि पूरे विश्व में वैश्वीकरण प्रक्रिया हुई, और वैश्वीकरण प्रक्रिया के साथ लोगों का इनकम बढ़ा, और लोग जो है वो एक दूसरे से मिलना शुरू कर दिए। लोगों को पता चल गया कि बाकी देश का रास्ता क्या हो सकता है, बाकी देशों के साथ जो ट्रेडिंग होता है यानी कि व्यापार जो होता है वो शुरू हो गया। तो ये जो सारी चीजें होती है हम लोगों ने पीछे देखा। तो आज हम लोग देखेंगे कि वैश्वीकरण के कारण ही क्या हुआ कि ये जो संसार में हम लोग ये जो उपनिवेशवाद दिखते हैं कि दूसरा कोई देश जो होता है वो दूसरे देश को क्या करता है, गुलाम बना लेता है। कि दूसरा कोई देश क्या करता है, दूसरे देश को गुलाम बना लेता है। आज भारत जो था, आज से अगर हम लोग कुछ साल पीछे जाएंगे तो भारत गुलाम था। यानी कि अगर बात करें 1947 के पहले, तो भारत क्या था, अंग्रेज जो है भारत को गुलाम कर लिए थे। तो ये जो गुलाम हुआ भारत स्वतंत्र नहीं था। तो इसमें कहीं ना कहीं उस शासन व्यवस्था में, अंग्रेजी शासन व्यवस्था में ये जो वैश्वीकरण प्रभाव है ये बहुत ज्यादा प्रभाव डाला था। इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि औपनिवेशवाद जो है वो वैश्वीकरण के कारण ही उत्पन्न हुआ है, इसके बारे में बात करेंगे। और वीडियो आज बहुत अच्छा है, आपको समझ में आएगा। और साथ में हम लोग इस टॉपिक में बात करेंगे रेंडल पेस्ट क्या ना, एक बीमारी है रेंडल पेस्ट, इसके बारे में बात करेंगे। और आपका एग्जाम से क्वेश्चन आता है कि रेंडल पेस्ट से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन आता है कि रेंडल पेस्ट से आप क्या समझते हैं। तो एक क्वेश्चन डिस्कशन होगा, एक टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो जो लोग ये वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हो, मैं बोलूंगा सबसे पहले जो पुराना जो वीडियो है हमारा इससे पहले वाला, इसको क्या करो, जाके आप देख लो। कारण क्या है कि उस टॉपिक से इस टॉपिक में बहुत सारी चीजें जो होती है रिलेटेड होती हैं, तो उसको क्या करना है, आपको जाके देखना है। तो जो फर्स्ट टाइम आए हो पीछे वाला वीडियो देखना है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और एक बार लाइक जरूर कर देनी है। और वीडियो शुरू करने से पहले जो मैं हर बार बोलता हूं कि रक्त बहा के श्रृंगार करूं, खामोश यहां तलवार नहीं, हम शेरों के वंशज है, हमें हार तो कतई स्वीकार नहीं। और एक बात की, बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, कि बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप से जलना पड़ता है। कि शोहरत के शिखर पे चढ़ने के लिए एक दिन घुटनों के बल चलना होता है। जो संघर्ष से कभी परिचित नहीं हुआ, याद रखना दोस्तों, वो इतिहास में कभी चर्चित नहीं हुआ। तो अगर आपको मंजिल को पाना है, अगर आपको ये दिखाना है कि आप कुछ कर सकते हो, तो क्या करना पड़ेगा, आपको संघर्ष करना पड़ेगा। तो संघर्ष पे बात पे आज शुरू करते हैं आज के क्लास को। तो सबसे पहले समझिएगा 19वीं सदी के आखिर में हम लोग औपनिवेशवाद के बारे में बात करते हैं। तो पहले समझिएगा औपनिवेशवाद क्या होता है। तो औपनिवेश का अर्थ होता है, औपनिवेश जो होता है उसका अर्थ क्या होता है कि ऐसा देश जो क्या करे, किसी दूसरे देश को गुलाम करे, और जब भी बात लग गया इसका मतलब क्या, उसका सपोर्ट करे। तो जैसे बोलने का मतलब है कि जब ब्रिटेन के लोग भारत को क्या किए थे, उपनिवेश बनाए थे, भारत को गुलाम किए थे, तो उनके सपोर्टर, यहां तक बात क्लियर है, आपको समझ में आनी चाहिए। तो उपनिवेशवाद के बारे में बात करते हैं। तो आपको पता है कि 19वीं सदी के आखिर में उपनिवेशवाद शुरू हुआ, लेकिन 19वीं सदी के आखिर के दशकों में बात करें तो व्यापार तो बढ़ा था, क्योंकि हम लोगों ने देखा था व्यापार बढ़ने का क्या क्या कारण था इससे पहले। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि पीछे का भी टॉपिक आप लोग देखा करो। तो 19वीं सदी के आखिर के दशकों में क्या हुआ, व्यापार बढ़ा, और साथ में जो बाजार है वो तेजी से फैलने लगी।
इसका कारण भी मैंने आपको बताया था कि इस समय जमीनों का विस्तार हो गया, यहाँ पे उत्पादन जो है, उपभोक्ता जो है, उनकी जो उपभोग जो स्तर है वो बढ़ना शुरू हो गया, जनसंख्या बढ़ना शुरू हो गया, लोग एक देश से दूसरे देश जाने लगे और अपने वस्तुओं को बेचने लगे। बेचने के लिए किस किस तरह का व्यवस्था जो है अपनाया गया, इन सारी चीजों पर हम लोगों ने पीछे बात किया था। तो 19वीं सदी के आखिर के दशकों में क्या हुआ कि पहला तो जो व्यापार है उसमें वृद्धि हुई, साथ साथ में जो बाजार है कि पहले मैं अपने गांवों में बेचता था, लेकिन जैसे ही वैश्वीकरण का प्रभाव आया और सभी जो देश होते हैं जब एक मंच पे आ गए और साधनों का जब विकास हुआ, तकनीकी प्रभाव जब आया, तो हमारा जो बाजार होगा वो हमारे गांव से दूसरे देशों के मंडियों तक क्या हो गया, पहुंच गया। तो जब ये सारी चीजें हुई तो इस व्यापार में वृद्धि या व्यापार के इजाफे से और विश्व अर्थव्यवस्था के साथ का जो संबंध था, जो निकटता का संबंध था, इसके कारण दुनिया के बहुत सारे भागों में क्या होने लगा कि जो स्वतंत्रता है या मैं बोल सकता हूं कि जो आजीविका का जो साधन है उसको भी लोग क्या करने लगे, छीनने लगे। क्या करने लगे, उसको भी लोग छीनने लगे। तो ध्यान से सुनिएगा, मैं रसगुल्लों में क्या बोलना चाहता हूं कि जैसे जैसे 19वीं सदी में वैश्वीकरण का प्रभाव होता गया, वैश्वीकरण का प्रभाव और तेजी से होता गया, तो वैसे वैसे व्यापार तो बढ़ा, साथ में लोगों का उत्पादन बढ़ा, लोग एक जगह से दूसरी जगह ज्यादा व्यापार करना शुरू कर दिए और इनका जो बाजार था वो तेजी से फैलने लगा कि पहले मैं किसी एक वस्तु का उत्पादन करता था और मैं अपने गांव में बेचता था, लेकिन अब मैं क्या करता हूं कि क्योंकि मेरे पास साधन नहीं था कि मैं ज्यादा वस्तु का उत्पादन करूं, या मेरे पास यह साधन नहीं था कि मैं वस्तु को ज्यादा देर तक अपने पास रखूं, या मेरे पास यह साधन नहीं था कि मैं दूर जाके उस वस्तु को बेच पाऊं। तो जब मेरे पास ये सारे साधन आ गए तो कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूं कि मेरा जो बाजार होगा वो फैल गया। तो जब बाजार फैला तो लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करना शुरू कर दिए। तो मान लो कि मैं आपका गांव जाता हूं डेली सामान बेचने के लिए, मैं कुछ वस्तु का उत्पादन करता हूं और मैं आपका गांव जाता हूं बेचने के लिए, तो क्या होगा, जब मैं आपका गांव डेली डेली जाऊंगा तो मुझे आपके गांव की स्थितियों के बारे में पता चलना शुरू हो जाएगा कि फलना के घर में के वो परिवार के लोग रहते हैं, वो राम जो है ना, जो व्यक्ति है कितना है, कौन बड़ा आदमी है, कौन छोटा आदमी, ये मुझे पता चलना शुरू हो गया। तो उससे कहीं ना कहीं ये जो व्यापार में तो इजाफा हुआ और विश्व अर्थव्यवस्था के साथ जो निकटता का जो संबंध है वो तो बढ़ा कि हम लोग किसी दूसरे के क्षेत्र में भी जाके क्या करते हैं, व्यापार करते हैं और वहां के चीजों को जानना हम लोगों ने शुरू किया। तो जब लोग चीजों को जानना शुरू कर दिए तो उससे जो प्रभाव पड़ा, क्या पड़ा कि अब मैं आपके घर जा रहा हूं सामान देने के लिए, मुझे पता है कि आपके घर में क्या स्थिति है, तो मैं उस स्थिति का फायदा उठा सकता हूं या मैं ये भी कर सकता हूं कि आपका मैं हानि पहुंचा सकता हूं। तो जब दुनिया के बहुत सारे भागों में अर्थव्यवस्था फैला, लोग बाजार को जब वृद्धि कर लिए तो लोगों को अब ज्यादा से ज्यादा लाभ चाहिए था, क्योंकि पैसा उनके पास आ चुका था, उनको पता था कि पैसे की क्या अहमियत होती है। तो लोग ज्यादा लाभ कमाने के लिए क्या करने लगे कि दूसरों की स्वतंत्रता को और उनकी जो आजीविका के लिए जो साधन थे, आजीविका के लिए जो साधन थे, उन साधनों को क्या करने लगे, छीनने का प्रयास करने लगे। कारण क्या था, उनको ज्यादा लाभ कमाना था, उनको ज्यादा पैसा कमाना था। बात को समझ में आ गया। तो यहां पे एक वर्ड आता है आजीविका। देखिए आजीविका का अर्थ क्या होता है, तो जैसे बोलने का मतलब है कि डेली बेसिकली आपको जिंदा रहने के लिए जो भी चीजें चाहिए वो आपके आजीविका के अंतर्गत ही आते हैं। तो पहला तो लोग, जब हम आपको गुलाम बनाएंगे, मान लो जब जब ब्रिटेन इंडिया पे शासन किया तो सबसे पहले जितने भी तरह की स्वतंत्रताएं हमको मिली थी सबका क्या हो गया, उन्होंने छीन लिया, पहला बात। दूसरा चीजें हुई वो क्या हुआ कि जितने भी हमारे आजीविका के साधन थे, जैसे हम लोग कपास का उत्पादन करते थे, जैसे हम लोग चावल का उत्पादन करते थे, गेहूं का, धान का, किसी का भी उत्पादन हो, सबको वो लोग क्या करते थे, हमसे छीन के और अपना देश ले जाते थे। तो ये जो सारे दो चीजों की घटनाएं हुई कब, जब व्यापार में इजाफा हुआ और विश्व अर्थव्यवस्था के साथ क्या हुआ, लोगों का निकटता का संबंध हुआ कि लोग एक दूसरे के सामने आना शुरू हुआ, तब ये दो प्रॉब्लम देखने के लिए मिला। पहला प्रॉब्लम क्या था, स्वतंत्रता छीना गया, और दूसरा जो आजीविका का साधन था वो भी क्या हो गया, छीना गया। यहां तक तो बात क्लियर था। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो पूरी जो घटनाएं पढ़ रहे हैं हम लोग, यूरोप और यूरोप के अगल बगल के देशों का ही हम लोग पढ़ रहे हैं। तो 19वीं सदी के आखिर के दशकों में जब यूरोपीय लोग विजय यात्रा पे निकले थे, जब यूरोपीय लोग विजय यात्रा पे निकले थे, अलग अलग देशों को जीतने के लिए निकले थे, तो जब ये लोग जीतने के लिए निकले तो इनको क्या क्या चीजें हुई, क्योंकि अगर मैं आपका क्षेत्र जा रहा हूं आपको गुलाम बनाने के लिए, आपके क्षेत्र को जीतने के लिए,
तो उससे मुझे कुछ ना कुछ तो लाभ होगा। तो वो लाभ क्या था? तो पहले हम लोग बोल सकते हैं कुछ आर्थिक लाभ हुआ, कुछ तो आर्थिक लाभ हुआ होगा। दूसरा क्या था? कुछ कुछ सामाजिक लाभ भी हुआ। और तीसरा क्या था कि कुछ कुछ पारिस्थितिकीय जो परिवर्तन हुआ वो देखने के लिए मिला। समझिएगा मैं बोलना क्या चाहता हूं कि रसगुल्लो ध्यान से सुनिएगा कि जब यूरोपीय लोग विजय यात्रा के लिए निकला, तो जिस क्षेत्र में विजय यात्रा के लिए निकला वहां की आर्थिक स्थिति, साथ में अपनी आर्थिक स्थिति, वहां की सामाजिक स्थिति, साथ में अपने देश की सामाजिक स्थिति, और वहां के जो पारिस्थितिकीय था और अपने देश का जो पारिस्थितिकी था उसमें काफी ज्यादा परिवर्तन देखने को मिला। अब समझिएगा मैं क्या बोलना चाहता हूं कि अगर मैंने आपके गांव पे मैंने आक्रमण किया तो वहां की जितने भी धन संपदा होगी उसको मैं छीन सकता हूं पहला, तो कहीं ना कहीं मुझे फायदा हुआ और आपको क्या हो गया? घाटा हो गया। साथ में आपके क्षेत्र में एक डर आ जाएगा। किस तरह का डर आ जाएगा कि पंकज सर आएंगे और मुझे क्या करेंगे? मेरे सामानों को छीन के आ जाएंगे। तो सामाजिक कहीं ना कहीं वहां पे परिवर्तन देखने को मिला। साथ में जो पारिस्थितिकी है कि आप लोग खुशहाल रहते थे, आप लोग अच्छे से रहते थे, तो अब मैं क्या कर सकता हूं? मैं क्या कर सकता हूं कि आपको मैं डरा दूंगा, धमका दूंगा और आपका जो पूरा जो जिंदगी वो चेंज हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं आपकी परिस्थिति में परिवर्तन आएगा। तो कभी रसगुल्लो क्वेश्चन आएगा कि बताएं कि जब यूरोपीय लोग विजय यात्रा के लिए निकले तो उनके साथ क्या क्या परिवर्तन हुआ? तो आप क्या बोलोगे? आर्थिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन और पारिस्थितिक के जो परिवर्तन वो देखने को मिला। तो ये तो तीन तो परिवर्तन थे ही, साथ में और एक परिवर्तन देखने को मिला। और वो परिवर्तन क्या था? मेरा रसगुल्लो ध्यान से सुनिएगा। तो औपनिवेशिक समाजों को विश्व अर्थव्यवस्था में क्या किया गया? शामिल किया गया। यानी कि लोग मानने लगे कि अगर आप किसी देश को गुलाम करते हो तो उस देश का जो पूरा, चाहे आर्थिक स्थिति का बात करो या सामाजिक स्थिति का बात करो या पारिस्थितिक की चीज का बात कर लो, वो क्या है? वो आपका हो जाएगा। तो इस तरह की जो मान्यता है वो देना क्या क्या विश्व अर्थव्यवस्था में शुरू हो गया। तो ये जो चार जो मेनली चीजें हैं वो कब शुरू हुई? तो 19वीं सदी के आखिर के दशकों में ये चीजें शुरू हुई। तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मेरे बहुत से रसगुल्ले बोलेंगे कि सर एक उदाहरण देके बताएं, एक उदाहरण तो बताएं। ऐसा कोई तो उदाहरण होगा जिसमें यूरोपीय लोग क्या करने गए होंगे, उस क्षेत्र पे गए और वहां के आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिकी में बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को मिला। तो रसगुल्लो ये उदाहरण का मैं बात करूं तो मैं ऐसे कुछ और उदाहरणों का बात करूंगा, लेकिन सबसे अच्छा उदाहरण है अफ्रीका महाद्वीप। कौन है सबसे अच्छा उदाहरण? क्या है? अफ्रीका महाद्वीप। तो अगर आप अपने पाठ्य पुस्तक का बुक खोलोगे तो आपको इस तरह का एक फिगर जो है वो देखने को मिलेगा। और वो फिगर कौन से टॉपिक पे देखने को मिलेगा? तो 19वीं सदी के आखिर में उपनिवेशवाद। देखिए इस तरह का आपको फिगर देखने को मिलेगा। तो इस फिगर में एक जगह होगा, उस जगह का मैं अगर नाम एक जगह होगा तो मैं अगर उस जगह के बारे में मैं बात करूं तो आप देखोगे ये जो पूरा जो फोटो देख रहे हो ये किसका? यूरोप महाद्वीप का। ये जो पूरा फिगर देख रहे हो किसका है? ये अफ्रीका महाद्वीप का है। और अफ्रीका महाद्वीप में आप एक मिस्र का फिगर देख रहे हो और मिस्र के फिगर के जस्ट नीचे है क्या है? अंगल सूडान करके है और जस्ट उसी के देश में है फ्रेंच भूभाग अफ्रीका करके है। तो वहां पे क्या हुआ था कि ये इन्होंने क्या किया कि अपने जीते हुए क्षेत्रों को बांटने के लिए एक पद्धति का उपयोग किया था और उस पद्धति का नाम है फुट्टा। क्या नाम है? फुट्टा। और फुट्टा कैसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एस्केल। तो उन्होंने क्या किया था कि एस्केल पद्धति से अपने क्षेत्र को बांटने का काम किया था। तो कहीं ना कहीं जब उनको एस्केल पद्धति से नापा तो उस क्षेत्र का जितना क्षेत्र को उन्होंने लिया उनकी आर्थिक स्थिति को, और जो स्केल से उनको नापा, जैसे कि अगर मान लो कि एक मेरा क्षेत्र है, मैं इसका से करके नाप लूंगा तो कुछ तो ऐसे लोग होंगे जो इसके बीच में आएंगे, तो इनकी स्थिति कैसे होगी? उनके सामाजिक परिवर्तन होगी। साथ में अगर मैं पूरे क्षेत्र को बांट देता हूं तो कहीं ना कहीं इसकी जो पारिस्थितिकी है इसमें भी बहुत तरह का परिवर्तन देखने को मिलेगा। कारण क्या है? इस क्षेत्र का जंगल जो है दो भाग में बढ़ जाएंगे। यहाँ की जो जंगली जानवर है इधर नहीं आ सकते और इधर के जानवर जो इधर नहीं आ सकते, क्योंकि मैंने क्या किया? बीच में बॉर्डर लगा दिया है। समझ में आ गया मेरे बात? तो कहीं ना कहीं ये अफ्रीका का बात करूं तो अफ्रीका जो है ये मैं बोल सकता हूं कि जो यूरोपीय विजयों का या औपनिवेशवाद का एक सबसे अच्छा उदाहरण था 19वीं सदी के आखिर में। तो कारण क्या था कि अफ्रीका में ये फुट्टा स्केल पद्धति के द्वारा क्या किया गया था? सारा काम किया गया था। तो भाई ये फुट्टा स्केल पद्धति क्या है या फुट्टा पद्धति क्या है, इस पे हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन आता है मेरा रसगुल्लो कि फुट्टा पद्धति के बारे में बताएं। क्या आता है कि फुट्टा पद्धति के बारे में बताएं या स्केल पद्धति क्या है इसके बारे में बताएं।
तो ध्यान से सुनिएगा मेरे रसगुल्लो कि ये क्या हुआ था कि जब अफ्रीका पर कब्जा करने लगे तो कब्जा तो यूरोपीय ताकतों ने किया था, तो इन्हें यूरोपीय ताकतों ने क्या किया कि जो भी क्षेत्र को जीता उसको बांटने के लिए उन्होंने क्या किया कि ये जो फुट्टा स्केल पद्धति है इस तरीका का इन्होंने उपयोग किया। क्या इस तरीके का उपयोग किया। तो अब स्केल तो सीधा होता है, तो आप कभी भी अपनी इमेज क्या है कि किसी भी क्षेत्र, किसी भी राज्य का या किसी भी देश की जो सीमा होती है वो सीधा होती है। आपने कभी नहीं देखा होगा, पूरा वर्ल्ड में खंगाल के देख लो, लेकिन केवल अफ्रीका का है जिसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, 19वीं सदी के आखिर में जब ओपनिंग से बात शुरू हुआ तो उस समय आपको एक सीधा लाइन देखने को मिलेगा जो मैंने आपको बताया कहां पे है। तो अफ्रीका पर कब्जा करने लगे और यूरोप के जो ताकत है उन्होंने क्या किया कि उस कब्जे वाले इलाकों को बांटने के लिए उन्होंने इस तरीका का उपयोग किया। तो इस तरीका को 1885 में, डेट याद रखिएगा, 1885 में जो यूरोप के जो ताकतवर देश है उन्होंने क्या किया कि बर्लिन में एक बैठक बुलाया, जगह का नाम याद रखिएगा, बर्लिन में एक बैठक बुलाया और उसके बाद क्या किया गया कि इस स्केल पद्धति के साथ ही जो अफ्रीका का जो नक्शा है उसको क्या किया गया खींचकर, और ये जो पूरा क्षेत्र है उसको आपस में बांटा गया। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बोला कि अगर कभी क्वेश्चन आएगा कि स्केल पद्धति क्या है तो आप क्या बोलोगे कि अफ्रीका पर कब्जा करने के बाद, अफ्रीका पे यूरोप के कब्जा करने के बाद अफ्रीका के इलाकों को इस पद्धति के द्वारा क्या गया था, बांटा गया था। और ये जो पद्धति है ये कब शुरू की गई थी तो 1885 में। कब? 1885 में जो यूरोप के जो ताकतवर देश है इन्होंने क्या किया कि बर्लिन में एक बैठक बुलाई और बैठक बुलाने के बाद अफ्रीका के नक्शा को ये फुट्टा पद्धति के द्वारा क्या किया गया, उसको बांटा गया। तो कभी क्वेश्चन आएगा कि ये जो फट्टा पद्धति है या जो स्केल पद्धति है इसकी शुरुआत कब हुई, आप बोलोगे 1885 में। कहा? तो बर्लिन में इसकी बैठक हुई थी। तो ये तो भाई अफ्रीका का बात किया। तो ऐसे बहुत से और भी मैं बोल सकता हूं कि उपनिवेशवाद है या बहुत ऐसे जो उपनिवेशक देश है वो साथ में 19वीं सदी के आखिर में वो लोग उद्भव में आए। तो हम लोगों ने तो बात किया यूरोप के कुछ देशों का, साथ में ब्रिटेन का मैं बात करूं और फ्रांस का मैं बात करूं तो ये भी 19वीं सदी के आखिर में मैं बोल सकता हूं कि विदेश के क्षेत्रों में क्या करने लगे कि अपना जो क्षेत्रफल है उसको बढ़ाने के लिए लोग क्या करने लगे कि दूसरे को गुलाम बनाने लगे। और वहां पे तो ऐसे ब्रिटेन तथा फ्रांस का मैं बात कर रहा हूं। तो 19वीं सदी के आखिर में क्या हुआ कि ये जो ब्रिटेन है तथा फ्रांस है इन्होंने क्या किया कि अपने आप को विदेश में लेके गए और विदेशों का जो क्षेत्रफल है उसमें अपने क्षेत्रफल में वृद्धि करने लगे। कारण समझिएगा कि ये जो देश है ब्रिटेन तथा फ्रांस ये क्या करने लगे कि ये लोग विदेश यात्रा के लिए गए और विदेशों में जाकर अपना जो है उपनिवेशवाद जो है वो स्थापित किया, लोगों को गुलाम बनाना शुरू किया और वहां पे क्या किया कि जो क्षेत्रफल है विदेशों में वो इंक्रीज करने का काम किया। तो एक तरह से मैं बोल सकता हूं कि ब्रिटेन और जो फ्रांस है ये भी एक तरह का उपनिवेशवाद विचारधारा को लेकर आगे चले थे। साथ में कुछ समय के बाद बेल्जियम और जर्मनी ये लोग भी क्या हो गए, कुछ समय के बाद नई औपनिवेशिक ताकत के रूप में सामने आया। क्योंकि अमेरिका पर आपको पता है कि उस अमेरिका पे किसका शासन था, मैंने पिछले वीडियो में लिया है तो आप देख सकते हो। तो अमेरिका पे जब शासन कर रहा था कोई तो बाद में बहुत समय बीतने के बाद 1890 में, कब का मैं बात कर रहा हूं, 1890 के दशक के आखिरी वर्षों में अब उनका अमेरिका पर जिनका शासन था उन पे इन्होंने क्या किया, दबाव डालकर उनका शासन को हटाया। और 1990 के आखिरी दशकों में ये जो अमेरिका है या मैं बात करूं संयुक्त राष्ट्र जो अमेरिका है वो भी एक औपनिवेशिक ताकत के रूप में क्या आ गया, सामने आ गया। तो कभी अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कौन से ऐसे देश है जो 19वीं सदी के आखिर के दशक में क्या हुआ, एक औपनिवेशिक ताकत बन के आया, तो अब क्या बोलोगे कि यूरोप तो था ही भाई, साथ में ब्रिटेन तथा फ्रांस, साथ में बेल्जियम और जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि अमेरिका जैसे कुछ जो देश है जो 19वीं सदी के आखिर में क्या बन के आया, एक औपनिवेशिक ताकत बन के उभर कर आया। तो यहां से यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से वैश्वीकरण के कारण ये जो उपनिवेशवाद की जो घटना है वो सामने आई और वो हमको देखने को मिला। और इस पद्धति का उपनिवेशवाद पद्धति का सबसे अच्छा उदाहरण था अफ्रीका। और अफ्रीका में हम लोगों ने देखा
देखा, फुट्टा पद्धति के बारे में हम लोगों ने देखा और इसके बारे में बात किया, और कुछ औपनिवेशिक देशों के बारे में बात किया जो बाद में क्या हुआ, उभर कर आया, लोगों के सामने, देशों के सामने क्या हुआ, उभर के आया। तो यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब समझिएगा कि जैसे जैसे औपनिवेशवाद का वैश्वीकरण के कारण विस्तार हो रहा था, जैसे औपनिवेशवाद का विस्तार हो रहा था, किसके कारण हम लोगों ने बात किया, तो वो विस्तार किसके कारण था, वैश्वीकरण के कारण। तो हम लोगों ने देखा था कि जब वैश्वीकरण का प्रभाव होता है तो उसके साथ साथ बीमारियों का भी आदान प्रदान होता है। तो अगर आप लोग इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखे हो तो जाके देखो, तब आपको इधर समझ में आएगा। तो जब बीमारियों का आदान प्रदान होना शुरू हुआ तो इस अफ्रीका महाद्वीप का मैं बात करता हूं, तो अफ्रीका महाद्वीप में एक बीमारी आया, उस बीमारी का नाम था रेंडरपेस्ट। क्या था, रेंडरपेस्ट। और आपके बुक में क्वेश्चन है कि रेंडरपेस्ट पे टिप्पणी करें, क्वेश्चन आता है रेंडरपेस्ट पे टिप्पणी करें, और ये रसगुल्लो आपके बोर्ड जो है वो क्वेश्चन आपको हर साल देखने के लिए मिलता है इस टॉपिक से। तो क्वेश्चन क्या आता है कि रेंडरपेस्ट से आप क्या समझते हो, और ये आपको जो नंबर है वो आपको दे ही देगा। तो रेंडरपेस्ट का मैं बात करता हूं, तो मैंने क्या बोला कि औपनिवेशीकरण के साथ साथ या औपनिवेशवाद के साथ साथ और इस वैश्वीकरण के प्रभाव के साथ साथ बीमारी का भी आदान प्रदान होना शुरू हुआ। तो अफ्रीका में मैं बात करूं तो डेट याद रखिएगा 1890। मैं कब का बात कर रहा हूं, 1890 के दशक में ये जो रेंडरपेस्ट, या मैं बोलूंगा कि या फिर मैं बोलूंगा जो मवेशी प्लेग जो बीमारी है वो भारी मात्रा से फैलने लगी। तो ये जो बीमारी है आखिर क्या है, क्वेश्चन आपके मन में आया होगा कि सर आप तब से बीमारी बीमारी बोल रहे हो, ये जो रेंडरपेस्ट है या मवेशी जो बीमारी है वो अफ्रीका में 1890 के दशक में फैलना शुरू हुआ और ये बहुत तेजी से अफ्रीका में फैली। तो वास्तव में बीमारी है क्या गुरुजी, तो रसगुल्लो ध्यान से सुनिएगा। ये जो बीमारी है ये मवेशियों में, किसमें, मवेशी समझते हो, मवेशी समझते हो, यानी कि मैं बात करूंगा गाय, बैल, बकरी, या मैं जानवर का मैं बात कर सकता हूं। तो मवेशियों में प्लेग होता है ना, प्लेग बीमारी होता है। तो प्लेग की तरह क्या हुआ, फैलने वाली बीमारी थी, जो कब शुरू हुआ, 1890 में अफ्रीका में शुरू हुआ। तो भाई ये बीमारी आया तो क्या हुआ, क्वेश्चन तो आता होगा ना सर क्या होगा, तो भाई कोरोना जैसा संक्रमण बीमारी, इस तरह का ये मवेशियों में फैलने वाला एक संक्रमण बीमारी था। तो इस संक्रमण बीमारी के कारण मैं बोलूंगा कि अफ्रीका के लोगों की जो आजीविका है, यानी कि वो लोग जिस काम को करके अपना जिंदगी बिताते थे उसको, और जो उनकी स्थानीय जो अर्थव्यवस्था है, जो जिनके कारण उनको पैसा बनता था, उनकी इनकम होती थी, उनको बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। क्या हुआ, उनको बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। तो इनके कारणों के बारे में देखेंगे कि आखिर इस बीमारी में क्या था कि उनके आजीविका को, स्थानीय अर्थव्यवस्था जो उनका है उनमें काफी ज्यादा प्रभाव देखने को मिला। तो अगर कभी क्वेश्चन आएगा कि रेंडरपेस्ट क्या है तो आप क्या बोलोगे कि अफ्रीका में 1890 के दशक में फैलने वाली एक बीमारी है जो मवेशियों में प्लेग की तरह फैलती है, और इस बीमारी के कारण अफ्रीका की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था जो है उस पर गहरा असर पड़ा था। और आपको जो एग्जामिनर है आपको उस क्वेश्चन का नंबर आपको दे देगा। ये जो क्वेश्चन है आपको 2 नंबर का जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आखिर क्या कारण था कि उनकी जो आजीविका है और उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो पूरा तरह से बदल गया। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा मैं पॉइंट डिस्कशन करूंगा आप लोगों के साथ, ध्यान से सुनिएगा कि जब औपनिवेशवाद अफ्रीका में आया, तो अफ्रीका में जब औपनिवेशवाद आया तो साथ साथ में बीमारी को भी लेके आया, क्योंकि औपनिवेशवाद के कारण ही इस क्षेत्र में बीमारी आया था, ये आप जान लो। तो जब इस क्षेत्र में बीमारी आया तो कहीं ना कहीं औपनिवेशवाद का जो एक शकल, एक सूरत बना था, उस सूरत में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा का चेंजेस आया। अब लोगों के मन में यह भी था कि बीमारी के कारण भी क्या होता है, कि औपनिवेशवाद जो होता है बीमारी को लाता है, इस तरह का परिवर्तन देखने के लिए मिला। या इस बीमारी के कारण, क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो यूरोप के लोग थे, यूरोपीय कंट्री के लोग थे, तो बहुत से ऐसे उनके ताकतों पर या उनके कार्य क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में भी हम लोग देखने का काम करेंगे। तो बेसिकली हम लोगों ने देखा था कि जब अमेरिका पे शासन करने के लिए जब आया था देश, जो देश आया था, तो लोग साथ में चेचक लेके आए थे। लेकिन अब यूरोप के लोग जब यहां आए, कहां पे मैं बात करूंगा, अफ्रीका आए, तो उन्होंने क्या क्या रेंडरपेस्ट जैसी बीमारी का उन्होंने सामना किया, तो उनसे उनके ताकतों पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो इस रेंडरपेस्ट के आने से जो अफ्रीका जो महाद्वीप है उनमें स्थित लोगों की जो आजीविका है और उनकी जो स्थानीय अर्थव्यवस्था है उसमें काफी ज्यादा असर देखने के लिए मिला। तो अगर हम लोग बात करें कि जब रेंडरपेस्ट नहीं आया था तो उससे पहले कुछ तरह से काम करते होंगे,
करते होंगे जिनके कारण उन कामों को ना होने के कारण उनके स्थानीय अर्थव्यवस्था पर या उनकी आजीविका पर असर पड़ा। क्योंकि हम लोग ऐसा बेसिकली देखते हैं कि हम लोग जो काम कर रहे हैं अगर वो काम बंद होगा तभी जाके हमारी जो आजीविका है या जो हमारी स्थानीय जो अर्थव्यवस्था है वो खराब होगी। जैसे बोलने का मतलब है कि मैं एक मजदूर हूं और मैं मजदूरी करता हूं, अगर मुझे काम ना मिलेगा तभी ना जाके मेरी जो आजीविका है या जो मेरी अर्थव्यवस्था है वो खराब होगी। आप बोलोगे हाँ, तो ऐसे ही कुछ घटना हुआ मेरे रसगुल्लो, ध्यान से सुनिएगा। तो रेंडल पेस्ट जब नहीं आया था उससे पहले अफ्रीका में जो नहीं आया था उससे पहले मैं बात करूं तो ये जो अफ्रीका में जो जमीन जो था, आज भी इसकी जमीन की कमी नहीं है। अफ्रीका में जमीन की कमी नहीं थी, उसका बहुत सा कारण है। कारण क्या है कि यहाँ की जो आबादी थी, यहाँ की जो जनसंख्या थी वो बाकी देशों के मुकाबले बहुत कम था। तो जब यहाँ की जनसंख्या बहुत कम थी और जो जमीन था वो बहुत ज्यादा था तो इनके पास भू संसाधनों की कमी नहीं थी। पहला चीज क्या था, इनके पास भू संसाधनों की कमी नहीं थी। तो जब इनके पास पहला बात भू संसाधनों की कमी नहीं है तो ये लोग बहुत सारे कुछ ना कुछ तो काम करते हुए होंगे अपनी आजीविका को चलाने के लिए। तो जब ये लोग उपनिवेश नहीं बने थे, जब इनके पास रेंडल पेस्ट नहीं आया था, रेंडल पेस्ट जैसी बीमारी नहीं आया था, तो इनके पास बहुत ज्यादा जमीन था और इनकी क्या थी, आबादी बहुत कम थी। पहला बात। अब देखिएगा कि ये लोग अफ्रीका के जो लोग होते हैं ये लोग अपने जिंदगी वहां मैं बोल सकता हूं कि अपने कामकाज के लिए, कि अब अफ्रीका के जो लोग हैं ये लोग अपना कुछ ना कुछ तो कामकाज करते होंगे। तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग पहला बात अपने जमीन पर, ये लोग अपने जमीन के सहारे, क्योंकि इनकी जमीन बहुत ज्यादा थी, साथ में ये लोग क्या करते थे कि जो पालतू पशु होते थे ये लोग क्या करते थे, कुछ कुछ पालतू पशुओं को पालते थे और उसके सहारे ही क्या करते थे, अपना जिंदगी व्यतीत करते थे और वो कामकाज किया करते थे, उसी के संबंधित सारे काम होते थे। जमीन है तो कृषि का काम किया, अगर पशु है तो उसको पालने का काम किया। इस तरह का जो काम है वो अफ्रीका के लोग किया करते थे। अब बात को समझिएगा कि साथ में लोग क्या करते थे कि ये लोग कभी भी पैसा या वेतन पर, समझिएगा कि मैं किसी को हाजिरी दे दूंगा या किसी को मैं क्या करूंगा कि मैं किसी को मंथली में पैसा दूंगा, है ना, इस तरह का जो काम होगा कि कहीं किसी को पैसा देकर या किसी को वेतन में रखकर हम लोग क्या कर सकते थे कि ये लोग काम करना एकदम पसंद नहीं करते थे, इनको काम करना अच्छा नहीं लगता था। तो जब रेंडल पेस्ट नहीं आया था तो उससे पहले अफ्रीका का जमीन जो था वो उसमें कमी नहीं था, तो लोग खेती करता था और साथ में बहुत से लोग क्या करते थे, वो लोग पशुओं का भी पालन करते थे। और इनका मानना था कि हम लोग पैसे या वेतन पर क्या करेंगे, काम नहीं करेंगे। इनको अच्छा नहीं लगता था कि हम कभी भी क्या करें, किसी के कोई हमको मजदूरी दे या कोई हमको वेतन दे, हम उस वेतन पे क्या करें, काम करेंगे। ऐसा इनको पता नहीं था, इनको अच्छा नहीं लगता था। लेकिन अब देखिएगा कि कारण क्या था, ऐसा क्या कारण था, क्योंकि किसी भी देश को चलाने के लिए अगर आप अपने घर की अर्थव्यवस्था चलाओगे तो उसके लिए भी आपको पैसा चाहिए। लेकिन ऐसा क्या कारण था कि अफ्रीका के जो लोग हैं वो लोग नहीं चाहते थे कि मुझे पैसा या वेतन से मुझे काम नहीं करना है, ऐसा ये लोग नहीं चाहते थे। ऐसा क्या कारण था कि यहां पैसा या वेतन पर काम करने का चलन नहीं था, ऐसा कुछ तो कारण होगा। तो कारण क्या था समझिएगा, तो ऐसा था कि यहाँ का जो उपभोक्ता सामान है, यानी कि जिस वस्तु का ये लोग उपयोग करते थे या तो वो बहुत कम थे। पहला बात तो यहाँ पे वस्तुओं की संख्या बहुत कम था, या क्या होता था कि वेतन या पैसा से उनको क्या कर सकते थे, खरीदा नहीं जा सकता था। यानी कि मैं बोल सकता हूं यहाँ पे उस तरह का पद्धति था कि वस्तुओं के बदले वस्तुओं, कि मेरे पास अगर मुझे चावल चाहिए और मेरे पास गेहूं है तो मैं अपने चावल को ले जाके दूंगा और मुझे गेहूं दे देंगे। तो समझिएगा मेरा बात, पहला चीज कि वहां पे क्या होता होगा कि यहाँ पे पैसा या वेतन से काम नहीं ले सकते थे। कारण क्या था कि सबसे पहली बात, यहाँ पे जो भी उपयोग वाली जो वस्तुएं थी या तो उनका उत्पादन बहुत कम होता था या फिर क्या होता था कि वहां पे वेतन या पैसे से खरीदे जा सकने वाली वस्तु थी ही नहीं। बात क्लियर है? तो अगर कभी क्वेश्चन आएगा मेरे रसगुल्लो कि बताएं कि क्या कारण था कि अफ्रीका में पैसा या वेतन पर काम करने का चलन नहीं था, तो अब क्या बोलोगे कि वहां पे जो भी उपभोक्ता सामान था या तो वह बहुत कम था या जिन्हें वेतन या पैसे से खरीदा नहीं जा सकता था, इस तरह की जो है वस्तु पाई जाती थी। तो आप समझ के देख सकते हो आप कि अफ्रीका महाद्वीप में इस तरह की चीजें थी। लेकिन जब रेंडल पेस्ट आया तो उनकी जीविका खतरे में पड़ गई। क्या कारण था, इस पे हम लोग बात करते हैं। तो मैंने एक चीज पहले बोला कि जब उपनिवेशवाद यहां पे आया तो उपनिवेशवाद के कारण इनकी जिंदगी में काफी परिवर्तन हुआ।
तो सबसे पहली बात कि यहाँ पे जब पैसा नहीं चल रहा है, यहाँ पे पैसे से लोग काम ही नहीं करना चाहते हैं, यहाँ पे केवल पशुपालन हो रहा है, तो क्या कारण था कि जो यूरोप के जो ताकत है, यूरोप के जो बड़े बड़े ताकत है या जो यूरोप के देश है वो अफ्रीका पर आकर्षित हुए या अफ्रीका पर आकर्षण हुए या अफ्रीका पे आक्रमण करना शुरू किए। ऐसा कुछ तो देखा होगा ना, ऐसा कुछ तो देखा होगा कि अफ्रीकी ताकत को ऐसा कुछ तो देखा होगा कि यूरोपीय ताकत को अफ्रीका देश से क्या हो गया, प्यार हो गया, क्या हो गया, मोहब्बत हो गया, कुछ तो देखा होगा। तो लोग उस पर बात करते हैं। समझिएगा कि सबसे पहला बात कि यहाँ पे जो विशाल भूक्षेत्र था पड़ा हुआ था, कारण क्या था कि इनकी जनसंख्या बहुत कम थी। अब जनसंख्या कम है तो आदमी दूरे दूरे क्या किया, अपना घर बना लिया, बीच का इलाका खाली पड़ा हुआ है। तो पहला क्या था, यहाँ का जो विशाल जो भूक्षेत्र था और अफ्रीका में पाए जाने वाले जितने भी खनिज भंडार थे, इन खनिज भंडारों के कारण क्या हुआ कि यूरोप के जो ताकतवर देश है अफ्रीका को क्या हो गया, अफ्रीका को देख के आकर्षित हो गए कि यार यहाँ पे बहुत विशाल भू क्षेत्र है, हम लोग यहाँ पे खेती कर सकते हैं, पहला चीज। और यहाँ पे जो मिलने वाली जो खनिज पदार्थ है ना वो बहुत बेशकीमती है। तो इन दो कारणों के कारण जो यूरोप की जो ताकत है वो आकर्षण हुई। तो कभी अगर क्वेश्चन आएगा मेरे रसगुल्लो कि बताएं कि यूरोपीय ताकत किस कारण अफ्रीका पर आकर्षित हुए, तो पहला आप क्या बोलोगे, उस अफ्रीका का विशाल भूक्षेत्र और अफ्रीका पे मौजूद खनिज भंडारों को देखकर यूरोप की ताकत जो है यहाँ पे आकर्षित हुआ। ये बात आपको समझ में आ गया। अब आप समझिएगा कि चलो भाई किसी भी क्षेत्र में भूमि है, लेकिन ऐसा क्या कारण था कि जिसके कारण ये लोग आकर्षण हुआ। आकर्षण का तो आकर्षण के लिए क्या चाहिए वो तो देखने को मिला कि यहाँ पे विशाल भूभाग है और खनिज भंडार है। तो आखिर ये जो विशाल भूभाग है और ये जो खनिज भंडार है इसका कुछ तो करेगा ना, कुछ तो करेगा, बिना किए तो इस पे आकर्षण नहीं होगा, तो कुछ तो करना चाहता होगा। तो ये जो यूरोप के देश है ये लोग चाहते थे कि अफ्रीका में ये लोग क्या करें, बागानी की खेती करें, क्या करें, बागानी खेती करें। और बागानी खेती का सबसे अच्छा उदाहरण है चाय का खेती यानी कि वो जिंदगी भर उसमें खेती होता रहेगा। तो ये चाहते थे कि अफ्रीका का जो विशाल भूमि हो इसमें हम लोग क्या करेंगे, बागानी खेती करेंगे, क्या करेंगे, बागानी खेती करें। और साथ में जो भी इनका खनिज है, जो भी इनका खनिज कहां से, खदान से, तो खदानों का क्या करेंगे, दोहन करेंगे, यानी कि उनका उपयोग करके हम लोग क्या करेंगे, वस्तुओं को लेंगे। तो ये लोग क्यों चाहते थे, ऐसा क्यों चाहते थे कि हम लोग बागानी खेती करेंगे और खदानों का दोहन करेंगे, ऐसा कुछ तो कारण था जिसके कारण ये ऐसे चाहते थे। तो ये कारण क्या था, इनको लगता था कि अगर हम लोग उस क्षेत्र में खेती कर ले और उस क्षेत्र का जो खदान है उनका अगर हम लोग दोहन कर ले तो उनसे जो प्राप्त वस्तु होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, वापस यूरोप भेज सकेंगे और भेजने के बाद उनसे अच्छे अच्छे वस्तुओं का निर्माण कर पाएंगे और बाकी जो विश्व के देश हैं उनको क्या कर पाएंगे, बेच पाएंगे। ये इनका मानना था। लेकिन ये इतना आसान नहीं था, इसके लिए इनके पास बहुत सारी समस्याएं थी। इनको लगा कि हम लोग जाएंगे उस क्षेत्र में और उस क्षेत्र में जाके व्यापार करने के लिए उनके भूमि का और उनके खदानों का उपयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पे जैसा उन्होंने सोचा उनका पूरा विपरीत हुआ। ऐसा उनका पूरा क्या था, पूरा उल्टा हुआ, ऑपोजिट हुआ। तो उस ऑपोजिट होने का एक समस्या था और वो समस्या क्या था कि वहां के लोग नहीं चाहते थे कि कभी भी हम क्या करें, तनख्वाह पर काम करें, क्या करें, कभी भी वो लोग तनख्वाह पे काम नहीं करना चाहते थे, पेमेंट पे काम नहीं करना चाहते थे। ये सबसे बड़ा कारण था। तो इस कारण के कारण कुछ तो ऐसा काम किया होगा कि यूरोप के लोगों ने अफ्रीका जैसे देश पर कब्जा किया जहां के लोग तनख्वाह पे काम नहीं करना चाहते थे, उन क्षेत्र पे कब्जा किया। तो कुछ तो ऐसा उपाय किया होगा, तो इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि रेंडर पेस्ट क्या है, और रेंडर पेस्ट जब नहीं आया था तो उससे पहले अफ्रीका में क्या क्या चीजें थी और किन कारणों के कारण यूरोप जैसे जो ताकतवर देश है वो अफ्रीका की ओर क्या हुआ, आकर्षण हुआ। आकर्षण का क्या कारण था और ये क्या चाहते थे, ऐसा क्या चाहते थे जिनके कारण ये लोग आकर्षित हुए। इनका कहना था कि जो भी यहाँ पे विशाल क्षेत्र है, जो भी खनिज भंडार है उनका हम लोग क्या करेंगे, उपयोग करेंगे, इनका मानना था। तो अब जब ये लोग चाह लिए ऐसा करना है, अब ताकतवर देश है, तो इनके पास जो समस्या था कि भाई वहां पे जो खदान पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है, तो वहां पे काम करने वाले लोग चाहिए ना, जो भी भूमि वहां पे खेती करने वाले लोग चाहिए। तो अगर ऐसे लोग अगर जो चाहेंगे कि मुझे काम ही नहीं करना है, मुझे पैसा ही नहीं चाहिए, तो उसको आप क्या काम करवा सकते हो क्या? आप बोलोगे सर नहीं, उसको काम करवा नहीं सकते हो। तो ये सबसे बड़ा समस्या था कि वहां के लोग तनख्वाह पर काम नहीं करना चाहते थे। तो अब तो ये जो यूरोप के जो ताकतवर देश है, इन्होंने कुछ तो काम किया होगा। इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में क्या करेंगे, देखेंगे।
तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो क्या करना है, कमेंट करना है, ताकि मैं जब अगला बार फिर टॉपिक लूं तो मैं वो सारा जो डिस्कशन है वो क्लियर कर दूं जो आपको प्रॉब्लम आ रहा है। तो जाते एक बात मैं बोलूंगा कि मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरी बस की बात नहीं, कि मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरी बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। और मैं हमेशा एक चीज बोलूंगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर एक दिन समंदर भी आएगा। तू वेट कर उस दिन का, तू वेट कर उस दिन का जिस दिन तू अच्छे से पढ़ लेगा और तेरे को सारे क्वेश्चन का आंसर भी आएगा। तू एग्जाम में जाके बैठेगा और सही से आंसर लिख के आएगा, तेरे को अच्छा मार्क्स मिलेगा, तो स्टेट टॉपर करेगा। और जो तुझको बोलता है ना हमेशा कि तेरे से ना हो पाएगा, तेरे से ना हो पाएगा, उसके घर के आगे तो क्या बजाएगा, डीजे बजाएगा। और वो दूर से बोलेगा कि बाबू थोड़ा डीजे का साउंड कम कर, क्योंकि हमारा बस एक ही टारगेट है, हम मांझी हैं। क्या है, हम मांझी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि मैं अक्सर बोलता हूं कि सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो यार, तुम जहां बैठोगे सिंहासन वहीं बन जाएगा। तो आपको तय करना है कि आपको सिंह बनना है कि आपको सिंहासन को लेकर दौड़ना है, कि आपको बस सिंहासन चाहिए कि आपको सिंह बनना है। क्योंकि एक अमिताभ बच्चन जी की पिक्चर थी कि मैं जहां से खड़ा होता हूं लाइन वहां से शुरू होता है। तो आप भीड़ मत बनो, आप भीड़ का हिस्सा मत बनो कि आप बस क्वेश्चन आंसर को रट के आप चले गए। एक होता है ना कि भीड़ का हिस्सा बनना और एक भीड़ के खिलाफ जाना। तो भीड़ के खिलाफ जाओगे तो बहुत ज्यादा ताकत लगेगा। आप डेली एक लेक्चर अटेंड करते हो, आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगा कि आप डेली एक लेक्चर अटेंड कर रहे हो, टाइम जा रहा है, ये हो रहा है, लोग क्वेश्चन आंसर याद करके चले जा रहे हैं। बाबू एक कहावत है कि पढ़ो ऐसा कि दूसरे को सिखा पाओ। क्या, पढ़ो ऐसा कि दूसरे को सिखा पाओ। यार आप क्वेश्चन आंसर याद करके जाओगे तो दूसरे को क्या सिखाओगे, क्या सिखाओगे, सिखा ही नहीं पाओगे। कारण क्या है, क्योंकि आपने ऊपरी ज्ञान लिया। जैसे हम लोग नहाते हैं तो क्या करते हैं, नहाने के समय साबुन लगाते हैं और साबुन लगाने के बाद उसको घसते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, साफ करते हैं, उसको रफ करते हैं। केवल साबुन लगा के पानी डाल के आ जाने से आप साफ तो हो जाओगे, आपको उस समय फीलिंग तो होगा कि आपने नहा लिया, लेकिन अंदर का जो पड़ा हुआ जो मैला है, जिसको हम लोग मेल बोलते हैं या गंदा है, वो साफ नहीं होगा, उसके लिए रगड़ना पड़ता है। तो मैंने एक वीडियो लिया था इसके लिए कि आप तपो, जब तक तपोगे नहीं तब तक निखरोगे नहीं। जो जितना तपेगा वो उतना निखरेगा। तो यार जो जितना क्लास को अटेंड करेगा, जो जितना दिखेगा कि मैं कर सकता हूं, मेरे से ही होगा, वही वास्तव में कुछ कर सकता है। तो मैं एक चीज सीधा बोलूंगा कि यार टाइम दो, क्योंकि जितना आप टाइम इस पे दोगे ना, ये उतना ज्यादा आपको देगा। क्योंकि केवल शिक्षा ही ऐसा है जो चक्रवृद्धि ब्याज देती है आपको, याद रखिएगा। आपने जितना बार इसको पढ़ना है ना, ये आपको उतना डबल चीजें देंगे। क्या देगा, आपको उतना डबल चीजें देगा। तो शिक्षा क्या, एक तरह से चक्रवृद्धि ब्याज है। तो इस ब्याज को लेने का ट्राई करो, ठीक है। क्या करो, ब्याज को लेने का ट्राई करो, केवल ऊपरी ज्ञान पे मत जाओ। मैं हमेशा बोलता हूं कि ऊपरी ज्ञान पे मत जाओ, हमेशा डेप्थ पे जाओ। यार ऊपर से आप एक गड्ढे में पानी है, आप ऊपर से देखोगे तो कभी जान पाओगे कि उसकी गहराई कैसी कितनी है। और जब तक आप गहराई नहीं नापोगे, आपको पता कैसे चलेगा कि वहां पे क्या है। तो अगर गहराई नापना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें कूदना पड़ेगा। तो अगर आपको जानना है ना कि हिस्ट्री ज्योग्राफी आपको क्या देगी आगे जाके, क्या देगी आपको आगे जाके, तो पहले कूदना पड़ेगा। और कूदने के लिए केवल ऊपरी तैरने से नहीं होगा, आपको डुबकी लगा के नीचे का जो तल होता है उसको छूना पड़ेगा। तो छूने के लिए केवल ऊपर क्वेश्चन आंसर करवा के भागने से नहीं होगा। मैं चाहता तो मैं क्वेश्चन आंसर करवा के मैं भाग जाता, क्या दिक्कत होता। तो ऐसे टीचर जो केवल क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं और मेरे में कोई अंतर नहीं होता रसगुल्लो। तो ध्यान दो क्या करना है आपको, कि आपको केवल ऊपरी ज्ञान नहीं लेना, आपको डुबकी लगाना है और डूब के टटोलना है कि कितना गड्ढा है इसमें, क्या चीजें हैं, क्या आपको दे सकता है। तो मैं क्या बोलूंगा, पढ़ो ऐसा कि पढ़ो ऐसा कि आप किसी को सिखा पाओ। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।